जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारतीय सेना को वीटोल और एफपीवी ड्रोन बेचे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले साल की घटना के बाद भारतीय ड्रोन्स में 100% का उछाल आया है। यानी कि अब जो भी ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं उनमें 100% भारतीय कंटेंट लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी तक चाइना के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कई ड्रोन्स में पाया गया था, जिसे देखते हुए सरकार भी सख्त हो गई थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एक नए लॉइटरिंग म्यूनिशन के बारे में जानकारी दी है, जो कि टैक्टिकल एरियल क्षमताओं के साथ आएगा। और ये जो नया म्यूनिशन है उसका क्रॉप डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका सेंट्रल फ्यूजलाज इसके विंग्स में आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है और विंग टिप्स पर स्टेबलाइजिंग रडर्स इसकी एरोडायनेमिक प्रोफाइल जोड़ते हैं, जबकि इसका एक ऑटोनोमस पुशर प्रोपेलर सिस्टम फ्लाइट के दौरान इसके स्टेल्थ और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का ये जबरदस्त डिजाइन है। कहा जा रहा है कि लंबी दूरी के मिशंस को ऑपरेट कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 300 से 500 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज हो सकती है, जिसका इस्तेमाल सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस में किया जा सकता है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में शुरू होने वाले एरो इंडिया 2025 में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में अधिक जानकारी देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका भारत को लगता है कि अपना रिमोट कंट्रोल बनाना चाहता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अब उन्होंने भारत के ऊपर एक तरीके से, या आप ये समझिए कि इनडायरेक्टली प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो बातें सामने आई हैं उनसे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। आप समझिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत अधिक से अधिक अमेरिकी हथियार प्रणालियों को खरीदे, और भारत कुछ ऐसा कर भी रहा है। आपने देखा होगा कि 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के लिए अक्टूबर 2024 में इसे अंतिम रूप दिया गया था। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में अमेरिका के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप ये समझिए कि एक तरीके से हमारा जो डिफेंस डील है वो अमेरिका के साथ ज़्यादा मजबूत हो रही है। रीज़न ये भी है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस भी है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं और कल को वो सीधा जैसा करना चाहे वैसा करेगा, जैसे कि उसने, आप ये देखिएगा कि हमारे इंजनों की सप्लाई रोकी हुई है। 2007 से भारत ने अमेरिका के साथ $25 बिलियन से अधिक के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जिसमें कि अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, P-8I हो गया, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J, M777 हो गई। भले ही अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, और आप सब जानते हैं कि भारत तो रशियन, इजरायली, फ्रांस के हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। भारत पूरी तरीके से अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। और भारत ने अमेरिका को इसलिए भी प्रायोरिटी दी है, यानी कि उसको प्राथमिकता इसलिए भी दी है कि भैया इंजन की डिपेंडेंसी तो हमारी आपके ऊपर है ही, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस है। और आपको मालूम है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जी का F414 जेट इंजन लगेगा। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है केनिया की तरफ से। दरअसल इस कंपनी ने केनिया के रक्षा मंत्रालय को अपना वज्र सुपर शॉट सफलतापूर्वक भेजा है, जो कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जिसे कि आईडेक्स के तहत विकसित किया गया था। ऐसे में आप देखिए हमारी निजी कंपनियां सफलतापूर्वक अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आखिर वज्र है क्या, आप इसे देख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब, नमस्कार सर। नमस्कार। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं बिग बैंग बूम में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसे आपने जिक्र किया एंटी ड्रोन गन का, ये हमारी वज्रा शॉट गन है। ये जो गन है वज्रा शॉट, ये हमें 2 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन अगर हमारे 2 किलोमीटर के आसपास है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको जैम करके नीचे गिराते हैं। ये जो है, जो गन है और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये हमने आईडेक्स के चैलेंज में हमने विन किया था, उसके थ्रू हमने डेवलप की, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमें ग्रांट मिली थी। तो जैसे आप देख रहे हो, इस वज्रा शॉट के अंदर 6 चैनल होते हैं। 6 चैनल का मतलब है कि आप 400 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर कोई भी ड्रोन ऑपरेट कर रहा है तो हम उसको 2 किलोमीटर तक नीचे गिरा सकते हैं। तो ये बना है इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए, जब वो अपनी पनडुब्बियों की डिफेंस सिस्टम पर फोकस कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि भारतीय पनडुब्बियों में TKMS और डाई हल का IDS सिस्टम लगे। दरअसल दोस्तों, थिसन मरीन सिस्टम यानी कि TKMS और डाई हल डिफेंस ने सबमरीन सेल्फ डिफेंस विद इंटरैक्टिव डिफेंस एंड अटैक सिस्टम, जिसे कि IDS कहते हैं, उसे तैयार किया है। और ये जो सिस्टम है वो पनडुब्बियों को पानी के नीचे रहते हुए हवाई खतरों से निपटने की अनुमति देगी। इसीलिए भारत का फोकस भी अब इस सिस्टम की तरफ हो गया है। दरअसल दोस्तों, अभी तक पनडुब्बियां जो है
डीप सोनार और हल्के टॉर्पीडो से लैस जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स जैसे हवाई खतरे हैं उनके प्रति संवेदनशील रही हैं। लेकिन दोस्तों IDS लग जाने से पनडुब्बियों को पानी की सतह को तोड़े बिना इन खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बना देगा, जिससे कि पनडुब्बियों की स्थल क्षमता भी मेंटेन रहेगी और ये सिस्टम पनडुब्बी के मौजूदा टॉर्पीडो ट्यूबों में इंटीग्रेट किया जा सकता है, एक फाइबर ऑप्टिक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके, जिसे कि पनडुब्बी के भीतर से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो IDS है इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो है IRIST एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली, जिसे कि पनडुब्बी युद्ध यानी कि सबमरीन वॉरफेयर के लिए अडेप्ट किया गया है। और आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ साझेदारी में 6 एडवांस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत TKMS का चयन किया गया है। ऐसे में उनका ये जो IDS सिस्टम है उसे भी भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा AIP सिस्टम भी इनमें होगा। तो बहुत चीजें हैं जो कि आने वाले वक्त में आपको दिखेंगी। दोस्तों HAL का HLFT-42 यानी कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर को अब HAL पेश करने की योजना बना रहा है। यह ऐसा विमान है जिसे कि एडवांस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म और हल्के यानी कि लाइट कॉम्बैट केपेबल फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, यानी कि ये दोहरी भूमिका निभाएगा। HLFT-42 आईसर रडार से भी लैस होगा जो कि एक साथ कई लक्ष्यों का पता लगा सकता है। इसके अलावा इसमें हथियारों का सेट भी होगा जो कि कॉम्बैट सिनेरियो में इसे एक जबरदस्त फाइटर जेट भी बना देगा। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो न केवल इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार किया गया है, बल्कि इसका एक्सपोर्ट करने पर भी विचार किया गया है। हालांकि HLFT का HAL की तरफ से कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट $20 मिलियन हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। AMCA का अब आपको बीस्ट मोड भी दिखने वाला है। दरअसल ये जो बीस्ट मोड होगा वो नॉन स्टेल्थ मिशनों के लिए होगा। ऐसे में दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर नॉन स्टेल्थ मिशंस कैसे, ये तो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दरअसल दोस्तों बीस्ट मोड मतलब ये फाइटर जेट स्टेल्थ क्षमताओं से समझौता करके अपनी मारक क्षमताओं पर फोकस करेगा, यानी कि इसका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है। बीस्ट मोड एक फाइटर कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पर AMCA के बाहरी यानी कि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स होंगे जहां पर बम और मिसाइलों को लगाया जा सकता है, यानी कि अधिक पेलोड ये फाइटर जेट ले जा सकता है। लेकिन स्टेल्थ मोड में जहां रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए हथियारों को इसके इंटरनल वेपन बे में रखा जाएगा। तो दोनों के अलग अलग फायदे होते हैं। यहाँ पे जो बीस्ट मोड है उसे डे 3 मिशन यानी कि संघर्ष के बाद की जो फेसेस हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है और इस फेज तक हवाई सिक्योरिटी पहले ही स्थापित हो चुकी होती है, जहां दुश्मनों की एंटी एयर डिफेंस या तो कमजोर हो जाते हैं या तो बेअसर हो जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में स्टेल्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में एयरक्राफ्ट के स्ट्राइक पावर को अधिकतम करने के लिए एक्सटर्नल रूप से यानी कि बाहरी रूप से हथियार ले जाने की अनुमति मिलती है। तो AMCA के बाहरी हार्ड पॉइंट्स इसे अकेले इंटरनल बे में ले जाने वाले जो हथियार हैं उनकी तुलना में ज्यादा हथियार ले जाने की अनुमति देंगे, जिससे कि ये हाई स्पीड से हवाई हमले कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि स्टेल्थ और बीस्ट मोड के बीच स्विच करने की क्षमताएं AMCA फाइटर जेट में होंगी, जिससे कि ये मिशन प्रोफाइल की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालने में सक्षम होगा। वर्तमान में AMCA अपने डेवलपमेंट फेज में है। अब इसे दोहरे कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत का स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर का डार्टन इंजन 2028 से अब इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत को जब तक धक्के नहीं लगते तब तक भारत समझता नहीं है, और जब जर्मनी ने भारत को इंजनों की आपूर्ति में देरी की तब भारत का दिमाग चला और फिर भारत ने अपने इस स्वदेशी डार्टन 1500 हॉर्स पावर के इंजन को तैयार किया, जो कि अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक के लिए भी है। दरअसल दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोग से डार्टन 1500 हॉर्स पावर का इंजन विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि DRDO भी उनके साथ है। और ये इंजन दोस्तों जर्मनी इंजन की तुलना में काफी अधिक मजबूत और विभिन्न वॉर सिनेरियोस के अनुकूल बनाया गया है। इस इंजन का पहला परीक्षण 2024 में किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने अब GCAP प्रोग्राम में शामिल होने की बात कही है, जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी कि उन्होंने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला कैंसिल कर दिया है। GCAP जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें कि जापान, इटली, UK शामिल है। GCAP 2035 तक सामने आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान की एयर पावर में जबरदस्त वृद्धि हो गई है। दरअसल अब रशिया की तरफ से उन्हें सुखोई Su-35 फाइटर जेट मिल गया। कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट के आ जाने से इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। Su-35 दोस्तों Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है और यह एयरक्राफ्ट सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैनुअल 4.5 जनरेशन का एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट है। इसमें 2 सैटर्न AL-41 F1S आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं और इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार 2400 किलोमीटर पर आ रहा है। इसकी रेंज 3600 किलोमीटर यानी कि 3600 किलोमीटर है। ये कई तरीके की मिसाइलें ले जाकर उड़ान भर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों श्रीलंका ने अपनी हदें पार कर दी हैं। दरअसल श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर
गोलीबारी कर दी, जिसमें कि 2 भारतीय मछुआरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि दोस्तों भारत ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और श्रीलंका के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और फिर उसकी डांट लगाई गई। बता दें कि मछली पकड़ने वाली नाव पर 13 मछुआरे थे, जिनमें से 2 को गंभीर चोटें लगी हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों। श्रीलंका जैसा देश अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो इसका माकूल जवाब भारत को देना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने नादिया जिले के करीमपुर में बीएसएफ को लगभग 0.9 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है, जहां पर चौकियां स्थापित की जाएंगी और तार बाड़ लगाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।